जो मोदी 3.0 एंड ट्रम्प 2.0 के जो ये 4 साल हम लोग आगे देखेंगे, इसके अंदर भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, इस फॉरेन पॉलिसी को कितना इम्पोर्टेंस या कितना एक डायनामिक्स इस फॉरेन पॉलिसी के चेंज होंगे? इससे पहले कि हम आने वाले सालों की बात देखें, अगर हम एक नज़र इस बात पर मार लें कि जो पिछले 10 साल गए हैं, वो उनमें क्या चेंजेस रहे हैं और वो पिछले उससे पहले की सरकार जो हमारी रही है, जो यूपीए 2 की थी, आप पाएँगे कि उससे क्या डिफरेंसेस रहे। आर्टिकल 370 जहाँ गया है, आप ये देखिए, या आपने जब एयर स्ट्राइक्स की, नॉट वन गल्फ कंट्री, किसी ने आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, मिडल ईस्ट से कोई आवाज़ नहीं आई, वेस्ट एशिया से कोई आवाज़ नहीं आई, अदर देन टर्की, कोई भी दुनिया में नहीं बोला। और हालात यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी-अभी जब यूएनजीए में जो स्पीचेस हुई, अगर आपने गौर किया हो, टर्की ने पहली बार कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। मिडल ईस्ट में आज कोई पाकिस्तान का नाम लेने वाला नहीं है। पिछले दिनों में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमारे जो फ्रेंडली अरब कंट्री हुआ करते थे, आज वो हमें $1 हमारे नाम पर रखने के लिए तैयार नहीं है हमारे बैंक्स में। इकोनॉमी में हम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, 5th लार्जेस्ट बन गए हैं और शायद 2 or 4 से अंदर 3rd लार्जेस्ट बन जाए, जैसे चलता रहा। और उसके लिए कुछ चीजें जरूरी है, कुछ इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं, कुछ कार्य करने जरूरी है, और उसके लिए हमें यूएस के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जरूरी है। हम यूएस के सैंक्शन के बावजूद भी रशिया से ट्रेड कर पा रहे हैं और उनके करें, ये सब चीजें ध्यान रखते हैं, हमें अपने कंट्री के लिए करें। रशिया यूक्रेन वॉर में उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है, उन्होंने कहा है कि हमने यूएस ने जो है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर दी है यूक्रेन में, which must stop, and he's very clearly said which must stop, and then he's going to come down heavily, and he's told very clearly the solution lies in discussing with Russia and coming to a common ground. इसको कनेक्ट करता हूं मोदी 3 से। मोदी ने कहा था दिस इज नॉट द era of war, उन्होंने कहा। अब वो मोदी जी को उनके साथ अच्छे संबंध है, तो वो मोदी जी को इसमें इंक्लूड करेंगे ताकि रशिया और यूक्रेन से बातचीत होके जो है वो आपस में एक कोऑर्डिनेट किया जाए। इसमें कुछ होगा लॉस, जो भी यूक्रेन का जो भी लॉस होगा, लेकिन ये मोदी जी इसमें फ्रंट में रहेंगे, आप देखेंगे उनका भी होता है। ये दोनों की कॉम्बिनेशन से ये वॉर समाप्त। पहला तो यूक्रेन का। द मेजर डिफरेंस बिटवीन यूएस इंडिया रिलेशन एंड यूएस पाकिस्तान रिलेशन इज, पाकिस्तान ने अपने आप को बिल्टअप किया है इस तरह से जहां पर दुनिया जानती है कि दे कैन cheat you anytime. At the end of it, Trump actually is a businessman. Like, I'll put it simple first, है ना? ट्रम्प एक बिजनेसमैन का काम करते हैं। तो इधर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं गुजराती हैं, उनका दिमाग भी बिजनेस। तो ये जो दो बड़े जो नेता हैं, इनका माइंड बिजनेस की तरफ जाए। तो ये एक एनवायरनमेंट ऐसा चाहते हैं जिसमें बिजनेस में कोई खलबली ना हो। जो ट्रम्प शायद पुश करेंगे, जो उनका अपना एजेंडा था और उन्होंने ही करवाया था, वो था मिडिल ईस्ट में अब्राहम अकॉर्ड। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज स्क्रीन के दोनों हिस्सों में आप जिन दोनों शख्सियत को देख रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, अपने आप में बहुत जानी मानी शख्सियत है, अपने नॉलेज के बल पर और अपने कामों के बल पर। मैं आज स्वागत करूंगा महेश दत्त जी का और एयर कमांडर एसपी सिंह वीएसएम सर का। सर, आज आप दोनों ने एक साथ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे, उसके लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। राइट, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी हम लोगों ने देखा कि भारत में एक नई सरकार बनी और सरकार को बन के कुछ समय हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अमेरिका में भी चुनाव हुए और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छी खासी विक्ट्री के साथ में, थंबिंग विक्ट्री के साथ में आगे आए और वो 20 जनवरी 2025 को अपना ऑफिस कमेंस करेंगे। अब ये जो आने वाले 4 साल रहेंगे, मैं स्पेसिफिक 4 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एज्यूम करें हम मोदी गवर्नमेंट तब तक लगभग अपने 1 साल के थोड़ा सा कम समय पूरा कर चुकी होगी और ट्रम्प जो है उनके भी 4 साल पूरे बचे होंगे। तो ये जो मोदी 3.0 एंड ट्रम्प 2.0 के जो ये 4 साल हम लोग आगे देखेंगे, इसके अंदर
भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, इस फॉरेन पॉलिसी को कितना इम्पोर्टेंस या कितना एक डायनामिक्स इस फॉरेन पॉलिसी के चेंज होंगे? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भारत की फॉरेन पॉलिसी देखी वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के हिसाब से देखी। और जब ट्रम्प सामने होते हैं, कई सारी चीज़ों में हमें फ़ायदा भी होता है और कई सारी चीज़ों में हमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर भी देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। तो ये भारत के लिए फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से कितनी टफ चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्पेशली भारत ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखता है, भारत रशिया के साथ भी रखता है, भारत चाइना के साथ भी कोशिश करता है और भारत इज़राइल के साथ भी रखता है और भारत अमेरिका के साथ भी रखता है। अब अगर इन सभी नामों को हम अगर एक साथ जोड़ के देखें, तो ये देखा जाएगा कि ये सारे नाम इंडिविजुअली एक दूसरे से किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में जुड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों में भारत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी या फिर भारत को कितना बड़ा स्मार्ट गेम खेलना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए? महेश सर, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आता हूँ और आपके मैं व्यू पॉइंट्स जानना चाहूँगा। थैंक यू राहुल। राहुल, इट्स एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आज हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं, और मैं आपको ये कहूँ कि इससे पहले कि हम आने वाले सालों की बात देखें, अगर हम एक नज़र इस बात पर मार लें कि जो पिछले 10 साल गए हैं, वो उनमें क्या चेंजेस रहे हैं, और वो पिछले उससे पहले की सरकार जो हमारी रही है, जो यूपीए 2 की थी, आप पाएँगे कि उससे क्या डिफरेंसेस रहे। आप ये देखिए कि पिछले 10 सालों में जो आपके रिलेशंस डेवलप हुए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लगभग स्टैंड स्टिल पर थे। लेट्स से गल्फ कंट्रीज के साथ आपके जो मिडिल ईस्ट के जो रिलेशंस थे, आपके साथ गल्फ कंट्रीज के जो रिलेशनशिप थी, वेस्ट एशिया की आपकी तमाम रिलेशनशिप, ये सब की सब रिन्यू की गई है। मैं अपने आंसर को जहां तक पॉसिबल हो छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बिल्कुल एक तरह से रीबूस्ट करके इनको एक डिफरेंट लेवल पे ले जाया गया है, ऐसे लेवल पे ले जाया गया है कि जहां बाय द टाइम आप अपने 10 साल पूरे कर रहे थे, 2019 की याद दिला रहा हूँ मैं आपको, जो जब पहली टर्म मोदी जी की पूरी हो रही थी, 370 जब गया था, आर्टिकल 370 जहां गया है, आप ये देखिए, या आपने जब एयर स्ट्राइक्स की, नॉट वन गल्फ कंट्री, किसी ने आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, मिडिल ईस्ट से कोई आवाज नहीं आई, वेस्ट एशिया से कोई आवाज नहीं आई, अदर देन टर्की, कोई भी दुनिया में नहीं बोला। और हालात यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी अभी जब यूएनजीए में जो स्पीचेस हुई, अगर आपने गौर किया हो, टर्की ने पहली बार कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। So we have covered a long distance in last 10 years. और अभी अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूं, जो कुवैत का दौरा हुआ मोदी जी का, 40 साल दोस्त, 40 साल हो चुके हैं कि हमारे यहाँ से कोई प्राइम मिनिस्टर कुवैत गया है। तो आप जरा देखिए, मिडिल ईस्ट में आज कोई पाकिस्तान का नाम लेने वाला नहीं है। पिछले दिनों में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे जो फ्रेंडली अरब कंट्री हुआ करते थे, आज वो हमें $1 हमारे नाम पर रखने के लिए तैयार नहीं है हमारे बैंक्स में। ये हालत आ गई है। इनफैक्ट याद करिए, हरियाणा का इलेक्शन अभी जब हुआ था, उस समय पर मोदी जी ने वहां जाकर ये बात कही थी कि ये वो लोग हैं जो भारत को तोड़ने के लिए चले थे, और उस तोड़ने की जद्दोजहद में आज इनके हाथ में कटोरा आ गया है। तो वी हैव कवर्ड अ लॉन्ग वे, और वहां से आगे देखते हुए मुझे लगता है इस वक्त जो, अगर आप देखें कि जिस तरह पॉलिसी चल रही है, मुझे लगता है कि जो फोकस पिछले दिनों में टूटा था थोड़ा सा, बिकॉज हम मिडिल ईस्ट में और दूसरी जगहों में इन्वॉल्व थे, ये नेबरहुड हमारा थोड़ा सा कमजोर हुआ था, वो आप देखिए पिछले दिनों में एकदम सही ट्रैक पे आना शुरू हुआ है। मालदीव से चीजें ठीक हुई हैं, श्रीलंका से बिल्कुल चीजें ठीक हो गई हैं, जहां यहाँ पर चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था वो खत्म हो रहा है। तो बेसिकली वी आर ऑन द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द नेबरहुड। हमारा जो रिलेशन थे वो बन रहे हैं। हाँ, बांग्लादेश में चीजें जो खराब हुई हैं, कोई इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट देन इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम बिफोर थिंग्स गेट बेटर। राइट सर, अगर मैं महेश जी के आंसर में कुछ चीजें अगर मैं जोड़ूं, तो जो पहला 5 साल का टर्म था मोदी गवर्नमेंट का, उसके अंदर हम लोगों ने एक बीज बोया, फिर दूसरे 5 साल के टर्म में वो बीज एक अंकुरित होके एक पौधा बना, और अब ये जो आने वाले 5 साल हैं, इसके अंदर वो पौधा एक बड़ा पेड़ बन के हमें फल देगा। ऐसा अगर मैं इस क्वेश्चन में एडिशन करके आपके पास आऊं, तो क्या ये चीज स्टेटमेंट बराबर होगा?
बिल्कुल, बिल्कुल। मैं महेश जी का थैंक यू करूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रिएम्बल सेट किया है इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए। तो मैं जहाँ उन्होंने छोड़ा मैं वहाँ से आगे जाता हूँ। अब हमारा फ्यूचर क्या है? अब फ्यूचर में जो है अब ट्रम्प जो हैं वो प्रेज़िडेंट बनेंगे, मतलब आ गए हैं प्रेज़िडेंट, और हमारे यहाँ पर मोदी जी स्टेबल गवर्नमेंट है और हमने जो कार्य किया है उसको हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन हमारे कुछ चैलेंजेज़ हैं, ओके? और कुछ हमारी जो हमने नीतियाँ हैं, जो हमने अपनाई हैं और हम फ्यूचर में क्या करेंगे, कोई मोदी जी का विज़न है कि 2047 में जब हमारे 100 साल पूरे होंगे, तो हमें एक पूरे अच्छी पावर वर्ल्ड की होनी चाहिए। इकोनॉमी में हम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, 5th लार्जेस्ट बन गए हैं और शायद 2047 तक 3rd लार्जेस्ट बन जाए, ऐसे चलता रहा। पर उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ इंग्रीडिएंट्स ज़रूरी हैं, कुछ कार्य करने ज़रूरी हैं और उसके लिए हमें यूएस के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ज़रूरी है। प्लीज़ मार्क करिए मेरे वर्ड, हमें अलायंस नहीं है ज़रूरी। हम यूएस के अलाई नहीं बनना चाहते, ना नाटो के अलाई, लेकिन हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखते हुए हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना। उसके लिए बड़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस समय। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है। जो इंडियन ओशन रीजन है वो हम डोमिनेट करते हैं और पिछली एडमिनिस्ट्रेशन आप देखिए कि उसने बहुत हम पर प्रेशर डाला कि उसको मिलिटराइज करें और मैं इसके लिए मैं मोदी जी का बहुत आभारी हूँ एज अ सिटीजन कि उन्होंने ये एक्शन नहीं होने दिया, क्योंकि हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यहाँ चाहिए इंडियन ओशन रीजन में। हम किसी के वो ऐसे कारण नहीं बनना चाहते कि हम उस पर मिलिट्री डोमिनेट करें। हम मिलिट्री अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं, डोमिनेट नहीं करना चाहते। क्योंकि चाइना के साथ भी आज सोचिए हमारा जो ट्रेड है वो बहुत बड़ा ट्रेड है, तो हम चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते। ना उनका ट्रेड तोड़ के हमारी अपनी इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा। सेम वे यूएस के साथ हमें रखना है। जैसे आज हमने बैलेंस बना के रखा हुआ है कि रशिया यूक्रेन में हमें दोनों, रशिया यूक्रेन दोनों दोनों हमें चाहते हैं बातचीत कराएं, उनके साथ करें। तो मोदी जी का एक बड़ा एक करिश्मा है जो उनके साथ चलता है, तो उसमें हम दोनों के साथ कर रहे हैं। हम यूएस के सैंक्शन के बावजूद भी रशिया से ट्रेड कर पा रहे हैं और उनके करें। ये सब चीजें ध्यान रखते हैं, हमें अपने कंट्री के लिए करना है। तो ये जो इंडो पैसिफिक है ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और मैं जहां तक ट्रम्प को समझता हूं अभी जो आएंगे प्रेसिडेंट, वो एक नॉन इंटरफेयरिंग इस समय प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि उनका फोकस इंडो पैसिफिक में चाइना के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन करना नहीं है। मैं उनको प्रायोरिटी बताता हूं, उनकी जो 3 प्रायोरिटी ड्यूरिंग इलेक्शन हमने उनको जो मॉनिटर किया है, उनकी सबसे बड़ी 3 प्रायोरिटी जो है, मेन फोकस जो उनका है, फर्स्ट इज ही इज अ मैन ऑफ अलायंसेस। उनके लिए अलायंसेस जो हैं जिसमें इक्वल पार्टनरशिप, यानी अगर मैं कुछ दे रहा हूं तो उसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए। क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था ट्रम्प ने उस समय कि वी कैन नॉट हैव वन वे ट्रैफिक, कि यूएस को आप यूज करें और हमें कुछ रिटर्न है। तो वो जैसे उनका एम है कि अमेरिका फर्स्ट, उस अमेरिका फर्स्ट में वो इनवर्ड अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाना चाहेंगे। और ये इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम ग्रोइंग नेशन है, हम चाहते हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, हमारे देश की इकोनॉमी उसी से बढ़ेगी, और वो चाहते हैं अमेरिका इनवर्ड्स, उसमें हमें अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये एक हमें मुद्दा जो है ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, हमें, मैंने पहले भी कई बार कवर किया है, हमें जो है एक बहुत स्ट्रेटेजिक जो हमें टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए। जो यूएस और फ्रांस 2 कंट्रीज हैं जिनके सामने हमें मेन है, हमारे जो अपने हम एका बना रहे हैं, 5th जनरेशन एका बना रहे हैं, या अपनी पनडुब्बी बना रहे हैं, अपने शिप बना रहे हैं, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए। और यूएस से बड़ा अच्छा कोई हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं हो सकता। और ये स्टेज आ गया है कि अब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हम जो है एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। तो ये हमें बड़े ध्यान से उनसे करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बाद इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। थर्ड थिंग जो बोली गई है, क्वाड का पार्ट है इकोनॉमिक सिक्योरिटी कन्वर्जेंस, जिसमें डिफेंस कन्वर्जेंस भी आती है। सो डिफेंस सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अब ये जो मुद्दे हैं इसमें ट्रम्प जो है हमारी बहुत सहायता करेंगे, तो उनका फोकस भी वही है, उनका इस चीज को हमें एडवांटेज लेंगे। तो ये मोदी 3 और ट्रम्प 2 में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ट्रम्प का मेन मुद्दा था वो था ट्रेड। वो टैरिफ के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट उसको करते हैं मुद्दा है, तो जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए, अपनी कंट्री के लिए। हमने भी, इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा टैरिफ बढ़ाए हैं। तो अब इंडिया और यूएस के बीच में जो टैरिफ एग्रीमेंट होगा, उससे हमारी ट्रेड पार्टनरशिप कैसे बढ़ेगी, कैसे अच्छी होगी, और हम उसका कैसे एडवांटेज लेंगे, ये हमें देखना।
तो ये दोनों जब कंट्री बैठेंगे बाद में, दोनों फॉरेन मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, आई थिंक वी विल मूव फॉरवर्ड इन दिस। एंड लास्टली जो उनका पॉइंट था इमिग्रेशन का, जो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस बारे में कि इलीगल इमिग्रेशन, तो इंडिया को भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा कि हम, हमारे यहाँ से अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट है तो हम उससे, वी शुड सपोर्ट यूएस प्रेसिडेंट, तो उससे क्या हमारी एक पार्टनरशिप अच्छी हो। ये 3 चीजें और इंडो पैसिफिक में बताए, इन मुद्दों पे हमारी दोनों जो है कंट्रीज आपस में प्रोग्रेस करें। सर, आपने आपके आंसर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, जो इलीगल इमिग्रेंट होते हैं और जो टैरिफ वाली बात आपने कही, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर इलीगल माइग्रेंट में भारत भी यूएस को सपोर्ट करेगा, और जो टैरिफ वाली बात है उसमें भी ट्रम्प बड़े ओपन थे, बड़े वोकल थे अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। तो आई एम श्योर वो जो टैरिफ वाली बात है वो भी जब यहाँ के ऑफिशियल्स, यहाँ के मिनिस्टर जब बैठेंगे बात करेंगे तो वो चीज़ें सॉल्व होगी। तो सर, अगर मैं इसी बात को, अभी हम लोगों ने इन चीज़ों को भारत के पर्सपेक्टिव से थोड़ा-सा देखा, पर अगर हम ट्रम्प के ऑफिस कमेंस करने की प्रोसेस को हम अगर थोड़े से इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी देखें, तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज होते हुए दिखेंगी। जैसे हमें मिडल ईस्ट में दिखेंगी, रशिया यूक्रेन की तरफ दिखेंगी, और कहीं न कहीं जो चाइना की तरफ ट्रम्प का रवैया है, वो भी शायद थोड़ा-सा हार्ड होते हुए दिखेगा, या फिर कहीं सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो मैं आपके व्यूज़ इस बारे में जानना चाहूँगा। या देखिए, बिल्कुल सही बात है। ट्रम्प का फोकस जो है एक्चुअली है था, बिकॉज यूएस इज कंट्रोलिंग दी वर्ल्ड लेवल अफेयर्स, एंड वो जो जियोपॉलिटिकल स्टेट अपनी सिचुएशन है इस समय, वो उसको ईज ऑफ करेंगे। पहले उनका जो मेन बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला है। देखिए, मैं आप स्टार्ट कर देता हूँ रशिया यूक्रेन वॉर से, जैसे आपने कहा एग्जांपल लिया। रशिया यूक्रेन वॉर में उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है, उन्होंने कहा है कि हमने, यूएस ने जो है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर दी है यूक्रेन में, which must stop, and he's very clearly said which must stop, and then he's going to come down heavily, and he's told very clearly the solution lies in discussing with Russia and coming to a common ground. ये वो बोल चुके हैं, अपने कैंपेन में बोल चुके हैं। तो इसमें जो है वो श्योरली जो पीछे से फंडिंग है उसको क्लोज डाउन करेंगे, और उन्होंने बोला है कि देयर इज नो हरी फॉर यूक्रेन टू बी अ नेटो मेंबर। ये वर्ड्स उनके, मैं कोट कर रहा हूँ, देयर इज नो हरी फॉर यूक्रेन टू बी अ नेटो मेंबर। दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि क्या होने वाला है। तो और उनके जो है मिस्टर पुतिन के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, और ये लार्जर व्यू में वो काम है। तो इसका जो है वील सी वेरी क्लियरली अ सॉल्यूशन कमिंग, एक सॉल्यूशन आएगा इसका, जिसमें वो ये वॉर जो है धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ेगी। तो ये होने वाला है। इसके लिए दूसरी चीज इसमें जो है, अब मैं इसी को कनेक्ट करता हूँ मोदी 3 से। मोदी ने कहा था दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर, उन्होंने कहा। अब वो मोदी जी को उनके साथ अच्छे संबंध है, तो वो मोदी जी को इसमें इंक्लूड करेंगे, ताकि रशिया और यूक्रेन से बातचीत होके जो है वो आपस में एक कोऑर्डिनेट किया जाए। इसमें कुछ होगा लॉस, जो भी यूक्रेन का जो भी लॉस होगा, लेकिन ये मोदी जी इसमें फ्रंट में रहेंगे, आप देखेंगे उनका भी हुआ। तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन से ये वॉर समाप्त। पहले तो यूक्रेन का, इजराइल का भी वो बोल चुके हैं कि इजराइल को हमने कंटिन्यूसली सपोर्ट किया है, एंड ये उनके अगेन उनके वर्ड्स हैं, द मैक्सिमम सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वेपन एंड मनी हैज बीन गिवन टू इजराइल। ये वर्ड्स हैं उनके, ये ट्रम्प के वर्ड्स हैं, और उन्होंने बोला कि दिस आल्सो हैज टू कम आउट। सो इसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि वो भी इसको खत्म कराएंगे। उनका एम क्या है? देखिए, जो एम अभी महेश जी ने बोला था कि मिडिल ईस्ट से हमारे इंडिया के बड़े अच्छे संबंध हो गए हैं, और इस समय जो हालत है कि टर्की के अलावा सभी देश हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें सपोर्ट करते हैं। यही चीज ट्रम्प चाहते हैं। तो मोदी जी और ट्रम्प की बिल्कुल अलाइनमेंट है इस तरह, और ये होने के लिए उनको पहले इजराइल का युद्ध समाप्त करना पड़ेगा। तो ये होने वाला, ये इजराइल का युद्ध भी धीरे धीरे समाप्त होगा। इससे फायदा क्या होगा? जो इंडिया को फायदा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा आईमेक कॉरिडोर जो हमने शुरू किया था, वो ट्रम्प के टाइम में शुरू किया था, जो उसकी फर्दर एक्टिविटी हुई बाइडेन के टाइम में, वो एक तरह से बंद पड़ गया। तो इंडिया मिडिल ईस्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट और ट्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है पूरा रिवाइव हो रहा है। और इस
देखें इसकी एक्टिविटी, तो एक बहुत अच्छा संकेत है कि जो ट्रंप हैं इस तरफ देखेंगे। तो ये दोनों चीजें तो वर्ल्ड अफेयर्स की, जियो पोलिटिकल अफेयर्स की हैं। तीसरा, इंडो पैसिफिक में जैसे मैंने पहले बोला, शायद वो मिलिट्री इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और वो अपना धीरे धीरे इंडियन ओशन रीजन में उनकी प्रेजेंस कम कर दी जाएगी, तो उनको बड़ा क्लियर होगा। तो ये है, इसके कारण क्या होगा, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ेगी। ये तीसरा एक्शन जो ग्लोबल मैं देखता हूँ लेवल पे। चौथा जो मैं देखता हूँ ग्लोबल लेवल पे, वो जो है, जो हमारे साथ उनके मतलब जो है, वो है द कार्बन जो फुटप्रिंट है वर्ल्ड का, वो इसके ऊपर काम करेंगे। अब आते हैं हम सिर्फ जो इमिग्रेशन की आपने बात करी। इमिग्रेशन में जैसे मैं क्लियर हो, बड़े क्लियर है, वो इलीगल इमिग्रेंट्स को बिल्कुल बोर्ड आउट करेंगे अपनी कंट्री से भेजेंगे। यस, लीगल इमिग्रेंट के लिए उनका एक इशू है, उनका एक जो उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है, उनका है कि सरप्लस, वो उसे बोलते हैं इमिग्रेंट सरप्लस। दैट मीन्स चाइना और इंडिया के जो है, हमारे जो लोग वहां पे जाके काम कर रहे हैं, वो उसको काउंट करते हैं कि जितने होने चाहिए उससे हम ज्यादा है। तो हमें धीरे धीरे, लेकिन अगर हम ट्रेड उनके साथ बढ़ाएंगे, जैसे हमने बोला था, वो अमेरिका इन्वर्ट्स की देख रहे हैं, तो हमें शायद उसके लिए लीवे मिले। लेकिन इलीगल इमिग्रेंट के लिए हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें उनके, ताकि हमारी तरफ से भी हम क्रैकडाउन करें। अगर ये नहीं होगा तो हमारे जो संबंध है वो शायद खराब हो सकते हैं। तो हमें इस तरह से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि हम भी उससे सपोर्ट करें। ये जो मेजर पॉइंट्स है ग्लोबल लेवल पे और इंडिया के लेवल पे, ये हमारे लिए बराबर। सर, मैं अगर इसी चीज को थोड़ा सा कुछ चीजें ऐड करके आपके पास आऊं, मुझे याद है जब बेंजामिन नेतन्याहू जो इस बार की यूएन की जो बैठक हुई थी, उसके अंदर जब वो भाषण देने गए थे, तो उन्होंने 2 मैप बताए थे और बड़े प्रोमिनेंटली वो मैप शो करके बताए थे कि एक मैप उन्होंने ब्लैक कलर से कोट किया था, जिसके अंदर उन्होंने ईरान और इराक को मेंशन किया था, और एक उन्होंने प्रॉस्पेरिटी का मैप बताया था, जो कि भारत से होते हुए यूएई, सऊदी अरेबिया और इज़राइल से होते हुए सेंट्रल यूरोप को कनेक्ट करता है, जिसकी अभी सर ने भी बात करी कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो जब अगर इज़राइल वाले रीजन में चीजें स्टेबल होंगी, तो ये चीजें प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ेगी, तो ये चीजें भारत के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए और दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़े एक वरदान की तरह सामने आएंगी। तो क्या ये चीजें आने वाले 4-5 सालों में आप होते हुए देखते हैं? राहुल, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा ना इस बात को अंडरलाइन करना पड़ेगा। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये सब कुछ इतना हंकी-डोरी तो मुझे नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट, कि सब कुछ इतनी आसानी से आपको कॉरिडोर मिलने जा रहा है, सब कुछ होने जा रहा है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन दैट ईज़िली। कमिंग बैक टू ट्रम्प एंड बिफोर आई कम टू योर क्वेश्चन इज़ जो हमें नहीं भूलना चाहिए, और सिंह साहब ने उसको अंडरलाइन भी किया है, ही बिलीव्स इन ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप्स। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स, चाहे वो आप जानते हैं कि एक हिस्ट्री है पाकिस्तान और अमेरिका की। अगर आपको याद हो, हुसैन हक्कानी की एक किताब है बहुत खूबसूरत, उसका नाम है डिल्यूजनल मैग्निफिसेंट डिल्यूशंस। आप वो तमाम की तमाम किताब यही अंडरलाइन करती है कि किस तरह से ये डिल्यूजनरी रिलेशनशिप रही है कि भाई अमेरिका हमारे लिए ये करेगा वो करेगा, लेकिन दरअसल पूरी पूरी रिलेशनशिप जो है वो ट्रांजैक्शनल रही है। जो ट्रम्प है, ही मैनिफेस्ट दैट ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स। तो जब वो भारत से भी बात करते हैं या किसी से भी बात करते हैं, तो जैसे कि सिंह साहब ने कहा, हम आपको ये दे रहे हैं, आप हमें क्या दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेटो कंट्रीज से जो उनकी डिमांड है कि भैया आप अपनी जीडीपी का 2% हमको दीजिए, तो हम आपको सिक्योरिटी देंगे। वो एक्चुअली ओरिजिनल कमिटमेंट भी यही है, पर आप ये देखिए कि वो जीडीपी का 2% एक्चुअली मेजोरिटी ऑफ द नेटो कंट्रीज नहीं दे रही हैं, है नहीं ना? दे रहे, बराबर। वो ट्रम्प की शिकायत है। तो उस पर ही इज पुशिंग राइट नाउ। वो नेटो को पुश कर रहे हैं, जापान को पुश कर रहे हैं, इवन ताइवान को पुश कर रहे हैं, जो अपनी, जहां पर अमेरिकन अपनी इंटरेस्ट भी दिखाते हैं कि नहीं, हमको चाइना से उसको सेफ गार्ड करना है। बट ऑनेस्टली ही इज पुशिंग ताइवान टू पे मोर, जापान टू पे मोर। ये तमाम चीजों को जब आप देखते हैं और फिर आप ये ले आइए इस चीज को दूसरी तरफ, जो इसराइल यूक्रेन वाली बात आपने की, ही इज एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद हिम सिंह साहब 100%, दैट वॉर इज गोइंग टू स्टॉप सूनर देन लेटर। मगर आप ये देखिए कि जो करंट रिजीम है, मैं रिजीम इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये 2 महीने की ही जो जो एक रिलेशन बचता है टेन्योर इनका इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद में और 20 जनवरी तक का। तो
उसमें नॉर्मली देखा जाए तो किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस तरह के फैसले नहीं करने चाहिए, बट आप ये देखिए ट्रंप अपनी पॉलिसी दे चुके हैं कि मुझे फंडिंग नहीं करनी है यूक्रेन को। येट अभी 15 दिन पहले बाइडेन साहब ने 970 मिलियन फिर निकाल दिए यूक्रेन के लिए। तो आप ये देखिए किस तरह से बेसिकली आने वाली जियोपॉलिटिक्स को शेप दी जा रही है इस रिजीम में बिफोर द न्यू रिजीम कम्स इन। फिर आप इसको और देखिए इस तरह से जो आने वाले दिनों का एक पिक्चर आपको क्लियर करेगी। जो अभी सैंक्शंस लगे अमेरिका के पाकिस्तान की 4 कंपनीज पे, और फिर आप जरा सोचने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। व्हाई इज यूएस डूइंग इट राइट नाउ? जब वो ये कहते हैं कि हमारे को इनसे खतरा है, हम इनकी मिसाइल्स हम तक आ सकती हैं, मैं उसको डिफरेंटली रीड करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका मेनलैंड पे इनके कोई मिसाइल्स आने वाले हैं, नामुमकिन है। वो 2750 किलोमीटर इनकी मैक्सिमम रेंज है शाहीन 3 की। बट और बट प्रोबेबली दे माइट बी ट्राइंग टू बिल्ड मोर। वो अपने स्पेस प्रोग्राम के नाम पर जो हमने जैसे किया है उसी तरह की वो भी कुछ शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं। बट पीपल नो पाकिस्तान। You see, the major difference between US-India relation and US-Pakistan relation is पाकिस्तान ने अपने आप को बिल्टअप किया है इस तरह से जहां पर दुनिया जानती है कि दे कैन चीट यू एनी टाइम। राइट फ्रॉम बेनजीर भुट्टो, जब नॉर्थ कोरिया से सीडी चोरी करके लाती है अपने डिप्लोमेटिक बैग में, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, टू लेटर ऑन। अब पूरी एक स्टोरी है कि कार्लोटा गॉल की आप किताब अगर देखें, द रॉन्ग एनिमी, जो अफगानिस्तान में न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हुए उन्होंने लिखी थी। I mean, you will see what Americans feel about US now, Pakistan now. They don't trust basically. एक स्टेज थी ना जब वो ओबीएल को ढूंढ रहे थे और इनको इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे, क्योंकि अगर देते थे तो बंदा ही वहां से गायब हो जाता था। तो इंडिया के साथ वो चीज नहीं है। अगर आप क्रिस्टीन फेयर को पढ़ें, जो पाकिस्तान आर्मी पे जो उन्होंने किताब लिखी है फाइटिंग टू द एंड, आप देखिए वहां पे वो बार बार लिखती है कि इंडियन आर्मी की खासियत ये है, इंडियन आर्म फोर्सेस की, कि वो अपनी बातों को अगर उनका फेलियर भी होता है तो वो डॉक्यूमेंट करते हैं, जो पाकिस्तान नहीं करता है। He writes it very clearly in the first chapter itself. तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, ये जो अमेरिकन बिहेवियर आप देख रहे हैं वो इसलिए आता है, और मुझे लगता है शायद मैं वहां थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ सिंह साहब से, कि ये जो इजराइल वाली बात आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इजराइल की वॉर बहुत जल्दी खत्म होने जा रही है इस तरह से, बिकॉज आई सी लिटिल मोर स्कोप फॉर वॉर। बिकॉज अगर आप देखिए 2 एलिमेंट्स जिनके लिए इजराइल लड़ रहा था और जो उसको लगातार बॉदर कर रहे थे, जिनको ईरान फंड कर रहा था, हमास एंड हिजबुल्लाह, वन बाय वन बोथ हैव गॉन। आप याद कीजिए नेतन्याहू ने जब ये वॉर शुरू हुआ था, हमास वाला क्या कहा था? उसने कहा था ये सांप की टेल है, हमको सांप के फन तक जाना है। सांप का फन का है कहाँ है? ईरान। अब आप इस चीज को इस तरह से देखिए, ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसकी मिसाइल्स जो हैं वो बेसिकली अमेरिका पे नहीं मार रहा, वो अमेरिकन इंटरेस्ट की बात हो रही है। अमेरिकन इंटरेस्ट कहाँ आ रहे हैं? इजराइल के जरिए ईरान पर। अगर अब वो ईरान को पुश करते हैं, यानी फन को चलने की कोशिश करते हैं, तो अगला खतरा किसको नजर आता है या नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, बट खतरा नजर आता है पाकिस्तान को अपने लिए। दे बिलीव कि वी कैन बी द नेक्स्ट टारगेट। हेंस उनके लिए सबसे बड़ी पॉलिसी क्या हो सकती है? वो ये, एंड दिस आई एम सेइंग फ्रॉम पाकिस्तानी सर्कल्स, उनको अपने आप से ये डर लगता है कि भाई वी हैव टू सपोर्ट, tacitly support Iran in a way that Israel keeps engaged in Iran. Because the longer Israel is engaged in Iran, we are safe. And that is the danger कि कहीं वो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है ईरान तक ना पहुंच जाए, so that they can engage Israel, that the sanctions are coming in. That is how I see it. I might be completely wrong. Singh Saab would bear me on that. But this is how I look at it. So मुझे लगता है कि इतनी जल्दी सब कुछ होने जा रहा है। एंड इवन जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप वाला जो प्रोजेक्ट है, ऑफ कोर्स उसमें अमेरिकन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, मगर अगर आप फॉर द ग्रेटर कॉमन गुड देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टिनेंट्स जुड़ने जा रहे हैं यहाँ से वहां तक। वहां पर भी क्या होने जा रहा है? मेजर पोर्ट जो इस रूट को सपोर्ट करेगा वो हाइफा का है। हाइफा में पैसा किसका लगा हुआ है? अडानी का। बाइडन ने भी किसको क्या किया अडानी के साथ में, आप जानते हैं। और अभी कल क्या हुआ है? अडानी ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट जो एक लोन एप्लीकेशन दे रखी थी वो तो बंद की ही, और अगेन उसमें एशिया पैसिफिक का जिक्र आता है। एशिया पैसिफिक जब बाइडन ने किया तो बेसिकली उन्होंने अपने लिए हर्ट किया ना। वो चाहते ये कि हम चाइना को काउंटर करें। चाइना को काउंटर करने के लिए वो एशिया पैसिफिक में जो इन्वेस्टमेंट्स आनी होती हैं यहाँ पर,
वो बेसिकली फंड करते हैं। दैट इज व्हाई अडानीज एप्लीकेशन वाज देयर फॉर द लोन। अडानी बैक्ड आउट, उन्होंने कहा मैं एप्लीकेशन ही वापस ले लेता हूँ। मगर अब ट्रंप आ गए हैं, अब इन्होंने क्या किया है, कल अडानी ने 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस की है। अब थिंक ऑफ ट्रंप, वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की बात कर रहा है, यहाँ अडानी उसको 10 बिलियन दे रहे हैं, तो हम तुम्हारे घर में लगाते हैं 10 बिलियन भाई। आप देखिए ये चीजें हैं जिनको आपको इन डॉट्स को कनेक्ट करते हुए देखना है कि आने वाले दिनों में दरअसल चीजें कैसे ग्रो करेंगी। बराबर। जिसको भाषा समझ में आती है आपको वो भाषा उससे बोलनी होगी। ये जो चीजें डेवलप हो रही हैं आपको इनको भी देखना होगा। ये इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स सब इस समय इंटरमिक्स हो रही है। बराबर। एंड मुझे लगता है कि दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट द oncoming picture. Yeah, first of all, I fully agree with Mahesh ji. 100%. Absolutely correct analysis. There is no doubt about it. Only thing is, Mahesh ji, it's the time factor. Why I'm repeatedly saying both these wars will stop. Russia, Ukraine will stop first. Yeah. And Israel, Hamas will stop later. There is no doubt. We can focus one by one. But please look at the larger interest that I covered was, at the end of it, Trump actually is a businessman. Like, I'll put it simple first. है ना, ट्रम्प जो एक बिजनेसमैन का काम करते हैं। तो इधर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं गुजराती हैं, उनका दिमाग भी बिजनेस। तो ये जो दो बड़े जो नेता हैं, इनका माइंड बिजनेस की तरफ जाए। तो ये एक एनवायरनमेंट ऐसा चाहते हैं जिसमें बिजनेस में कोई खलबली ना हो, मुश्किल ना हो। ठीक है, तो जितनी वॉर कम होंगी उतना इनका बिजनेस बढ़ेगा। और दोनों का इंटरेस्ट है कि हमारे देश की जो करेंसी है वो ऊपर जाए, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये जो है, इसके लिए सबसे पहले वो अपने देश का जो टैक्स पे वो नहीं चाहते कि मैं यूक्रेन में स्पेंड करूं या गाजा। एक आर्म्स लॉबी की बात हम छोड़ दो, वो अलग चीज है, वो अलग कहानी है। लेकिन बेसिकली ये जो इनका एजेंडा है दोनों का ये है। इसलिए आप धीरे धीरे फंडिंग जो है धीरे धीरे, एक ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो प्रायोरिटी वाइज पहले रशिया यूक्रेन वॉर आप देखेंगे खत्म होगी, उसके बाद महेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं उसका एनालिसिस। मिडिल ईस्ट में ट्रंप जो है, अनलाइक जो पहले उनके प्रेसिडेंट सब थे, वो एक्चुअली डिस्टर्बेंस मिनिमम चाहते। आप उनके इनिशिएटिव देखिएगा जो पिछले हैं, आप ये सोचिए, देखिए यूएई और इराक ये सब लाइन पे आ गए। और एक और बड़ी चीज मैं इससे जोड़ा, आईमैक का मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक इनिशिएटिव आया था I2U2, यूएई एंड यूएसए। बड़े सोच के यूएई को चूज किया गया था। बिल्कुल कनेक्ट कर देता हूँ, अब आप समझ जाएंगे आपके दर्शन। मैं इसको कहना कि ट्रंप ने जब उनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने 2 लोगों को पहली कॉल करी, फर्स्ट 2 लोग। उनके फर्स्ट 2 लोग कौन थे? मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर इंडिया, एंड दूसरे सऊदी क्राउन प्रिंस MBS। ये 2 लोग हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद उन्होंने कनाडा वगैरह सबको किया है। जबकि इसकी बिल्कुल रेसिप्रोकल बताता हूं, जब बाइडेन आए थे तो बाइडेन की पहली कॉल थी कनाडा के ट्रूडो को, नेक्स्ट कॉल उन्होंने यूके के प्रेसिडेंट को, यूके के प्राइम मिनिस्टर को, और थर्ड कॉल उन्होंने जो करी थी वो अपने जो आपके मैक्रोन। तो उनकी जो अलाइनमेंट थी वो वेस्टर्न स्पेसिफिक वेस्टर्न नेशन अलायंस में थी। मोदी और ट्रंप इसके बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने पहली 2 कॉल जो करी है वो आप देखिए, मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस को। तो उनका एम क्या है? एक तरफ वो इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ही कनेक्ट्स वेल, और दूसरा वेरी क्लियर इंडिकेशन कि मिडिल ईस्ट में पीस चाहते हैं। इसलिए सऊदी क्राउन प्रिंस को किया, जिनका सबसे बड़ा होल्ड है। तो ये चीजें आपको बताएंगी कि उनका क्या है। तो ये मैं डॉट्स जैसे महेश जी बताए थे, ये कनेक्टिंग डॉट्स है। ठीक है, बाकी जो होगा वो तो है ना जी। दिस इज एंड आई एम टेलिंग यू, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं पूरा एग्री करता हूँ महेश जी से कि जो उन्होंने अभी एनालिसिस दिया है बहुत अच्छा दिया है एंड वेरी करेक्ट, उसमें कोई डाउट नहीं होगा ऐसे ही। तो ये चीजें जो हैं ये थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ। हमारे इंडिया के लिए जैसे अभी बात हुई थी, प्रॉब्लम क्या है कि इंटरफेरेंस फ्रॉम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत ज्यादा था, और वो इंटरफेरेंस कम होगा। उसके मैं रीजन जो बताता हूँ। डेमोक्रेसी पे हमारे बार बार बोला गया, सुनाया गया, वो कम हो जाएगा। हमारे माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर 50 बारी हमें कहा सुनना पड़ा, वो कम हो जाएगा। प्रेस फ्रीडम के ऊपर बहुत सुनना पड़ा, वो कम हो जाएगा। आप देखेंगे ये जो चीज, और जो आपका खालिस्तान इशू ट्रूडो से चल रहा था कि उनको प्रोटेक्शन है, वो कम हो जाएगा। निज्जर
गुरुवत पर पन्नू, ये सब जो है, ये जो डाइवर्जनल इशू है, ये बहुत कम हो जाएंगे। एक हमें फ्रीडम अपनी कंट्री की स्टडी ऑटोनॉमी दी जाएगी यूएस की तरफ से। एंड उसमें ही एक इम्पॉर्टेंट जो चीज है, जो खालिस्तान की सपोर्ट का जो चल रहा है, यहाँ अडानी के अगेंस्ट एक अटैक चल रहे हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ये वो सब धीरे धीरे आप देखेंगे ये सब खत्म हो जाएगा। हमारे साथ होगा क्या, यूएस के साथ प्रायोरिटी क्या होंगी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक्सेस टू यूएस मिलिट्री हार्डवेयर, ये चीजें आप देखेंगे फोर फ्रंट में आ जाएंगी। और ये जो मैंने बताई है सारी बैकग्राउंड धीरे धीरे चली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, जिसके कारण हम अपनी कंट्री में अपनी अंदर ऑटोनॉमी बिना किसी एक्सटर्नल डिस्पर्जन, यूएस की रिपोर्ट्स और जो आती जाती है वो सब बंद हो जाएगा। ये मेरा मानना है, इसी से हमें प्रोग्रेस मिलेगी। राइट जी सर, आप कुछ ऐड कर रहे थे? हाँ, मैं ऐड ये कर रहा था कि मैं एक बात ये ऐड कर रहा था जो हम शायद भूल गए जब हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ ट्रंप करने वाले हैं। एक और चीज जो ट्रंप शायद पुश करेंगे, जो उनका अपना एजेंडा था और उन्होंने ही करवाया था, वो था मिडिल ईस्ट में अब्राहम अकॉर्ड। और वो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें भूल गए। अब्राहम अकॉर्ड इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी पुश नाउ। और जैसे ही ये जो हमने भी बात की इजराइल का और ये ईरान वाला चैप्टर में जैसे ही बंद होता है, आप पाएंगे कि सऊदी अरब इज ऑल prepared basically to join hands with Israel. One, even at the cost of, and this I'm telling you with certain degree of certainty, कि जो उसका कोई टू स्टेट सोल्यूशन जैसी जो बात नहीं। सऊदी अरब ने कई बार ये बात मेंशन की है टाइम एंड अगेन, और हालांकि बाद में उस बात से पलट भी आते हैं वो एमबीएस कि नहीं टू स्टेट सोल्यूशन चाहिए, जैसी चीजें खराब होती हैं, लेकिन जैसी ही बेहतर होती हैं तो बुक तो हमें नहीं कुछ चाहिए। Basically, he doesn't want to be the leader from the GCC countries जो ये कहे कि टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो नहीं चाहिए। He doesn't want to be that. और दूसरा, वो पुश करेंगे आने वाले दिनों में, जो लगता है कि अगर इजराइल पे बात आई कि वो पाकिस्तान को भी शामिल करें उस दौड़ में। मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान कितनी देर में होगा, हेजिटेंसी वहां जरूर आएगी, मगर मैं आपको बताऊं एक बहुत बड़ी लॉबी है विद इन पाकिस्तान जो ये यकीन करती है। और आपने उस लॉबी का एक रुख देखा होगा इमरान खान के टाइम पर, बड़ी बहस चली थी वहां पर, जो कहती है कि हमें इजराइल से रिलेशन अपने ठीक करने चाहिए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है इजराइल से। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इजराइल ने एक बड़ा स्मार्टली एक पूरी लॉबी पाकिस्तान में क्रिएट की है, कल्टीवेट की है, जो इजराइल को पसंद करती है। मैं ऐसे कई लोगों को पर्सनली जानता हूं जिन्हें इजराइल ने बाकायदा, बिकॉज आप जानते हैं पाकिस्तान के पासपोर्ट पर इजरायली वीजा नहीं लग सकता है, तो ये लोग दुबई जाते हैं, वहां एक इजरायली एनजीओ है जिसका ऑफिस है एयरपोर्ट पर, ये उस एनजीओ के थ्रू वो स्टेपल्ड वीजा इनको देते हैं और वो वहां इजराइल जाकर घूम कर आते हैं, ऑल ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ इजराइल। So much so that I know a particular lady, I know personally in Pakistan in Karachi, who went there and had a heart attack there. उसका टैक्स लग कर आए, $8,000 का उसका बिल बन गया। मैंने इजराइली आवाज की, भैया आपका इंश्योरेंस वगैरह है? बोले कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जाओ कोई बात नहीं, घर जाओ। घर भेज दिया पाकिस्तान। नो, इमेजिन देयर इज दिस लॉबी एग्जिस्टिंग, and the previous the Israeli ambassador who was here, he was asking me, said, are you connected to people in Pakistan? So I said, yes, I know a few ministers and stuff. That's useful. And we didn't carry on the conversation any further. So my friend was the IT minister at that time, Fawad Chaudhary. So anyway, but these are the kind of funny things that are happening. But then ये सारा का सारा जो गेम है जो मिडिल ईस्ट में चलेगा, अब्राहम अकॉर्ड पुश किया जाएगा। फिर आने वाले दिनों में आप ये भी देखिएगा कि there was something more to add which I'm certainly forgetting, but maybe we can take it up next time. So मैं आपको एक यहाँ पर एक वीडियो बताऊंगा। With the stroke of my pen on day one, we're going to stop the transgender lunacy. And I will sign executive orders to end child sexual mutilation, get transgender out of the military and out of our elementary schools and middle schools and high school.
And we will keep men out of women's sports. And that will likewise be done on day one. Should I do day one, day two, or day three? How about day one, right? Under the Trump administration, it will be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. राइट यहाँ पर ट्रम्प बार बार ये बड़ा अंडरलाइन कर रहे हैं कि मैं पहले दिन आकर पहले ही विद द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ माय पेन आई विल फिनिश जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में गेज बैठे हैं, ये ट्रांसजेंडर्स बैठे हैं, इन सबको मैं वहां से हटा दूंगा। लिटरली ऐसा लगता है जैसे एलिमिनेट कर देंगे। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, पढ़ाई की जगहों से, मुझे समझ में ये नहीं आता है ऐसे में कि इज देयर एनी सॉल्यूशन दैट ही इज गिविंग फॉर ट्रांसजेंडर्स, बिकॉज ट्रांसजेंडर्स तो एग्जिस्ट करते हैं ना सोसाइटी में। तो आपको पसंद है, नहीं पसंद है, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, इससे परे अगर आप उनको हटा भी रहे हैं तो आर यू प्रोवाइडिंग एनी ऑल्टरनेटिव फॉर देम, फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ केयर, फॉर एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी? एंड इस पर भी सबसे बड़ा मेरा सवाल उठता है, अगर आप ट्रांसजेंडर्स के इतने ही खिलाफ है ट्रम्प साहब, I believe it's a electoral propaganda, honestly. Why? Because if it is so, तो उनके जो recent special envoy बनाए गए हैं, जो तमाम embassies को across the globe, American embassies को देखेंगे, special envoy हैं वो, basically is for all embassies. कौन है? रिचर्ड फेनल इससे पहले जब बाइडेन वाला इलेक्शन हुआ था उसमें मिट रोमनी के स्पोक्स पर्सन थे। ही इज द फर्स्ट रिपब्लिकन हु इज एन ओपनली डिक्लेयर्ड गे, एंड नाउ ही इज द एम्बेसडर फॉर ऑल फॉरेन मिशंस ऑफ अमेरिका। सो जेंटलमैन, टेल मी, योर इलेक्टोरल स्पीच इज वन पार्ट व्हिच यू विल प्ले नाउ, एंड लुक एट योर अपॉइंटमेंट्स। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा जाते कि हम लोगों ने अभी मोदी 3.0, ट्रम्प 2.0 के ऊपर भारत के पर्सपेक्टिव में बात करी, मिडिल ईस्ट के ऊपर बात करी और एक वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से बात करी। अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक टू पाकिस्तान इससे रिलेटेड बात करते हैं। तो मोदी 3.0 एंड ट्रम्प 2.0 के अंदर आप पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन कैसे देखते हैं और फिर उसका भारत पे क्या असर पड़ सकता है? महेश जी। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उन तमाम अपॉइंटमेंट्स को जो ट्रम्प ने की हैं, चाहे वो मार्को रूबियो का अपॉइंटमेंट हो जो फॉरेन सेक्रेटरी, या हमारे लफ्जों में फॉरेन मिनिस्टर बन रहे हैं वहाँ के, या टोसी गैबर्ट की बात आप करें, या जो नेशनल इंटेलिजेंस में आ रहे हैं, या हमारे विवेक रामास्वामी जैसे पोस्ट लेकर आ रहे हैं, वो तो खैर चलो माइनर सी पोस्ट है, बट ऐसे ही एक लंबी लिस्ट है जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। अटॉर्नी भी वहाँ पर जो आ रहे हैं, जो वो भी इंडियन ओरिजिन की लेडी हैं, सिख लेडी है इनफैक्ट, चंडीगढ़ से। तो आप ये देखिए, इस सबको देखते हो, और मजे की बात क्या है इन तमाम अपॉइंटमेंट्स में कि ये सब के सब लोग एंटी चाइना, एंटी पाकिस्तान, प्रो इंडिया, एंड ऑफ कोर्स प्रो यूएस, दैट इज व्हाई दे आर इन यूएस। सो ये that appointment itself, all these appointments actually show कि पाकिस्तान and are going, is going to be little more cornered. इस लिहाज से मैं चाहूंगा ये, चूंकि हम बात कर रहे हैं इंडिया के इम्पैक्ट की, तो मैं चाहूंगा कि इससे पहले सिंह साहब जाएं, मैं उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि सिंह साहब हमको ये बताएं कि जो अचानक अभी ये कल खबर आई है कि F-35 ले रहे हैं, सॉरी J-35 ले रहे हैं पाकिस्तानीज, इसको, और हमारे पास F-35 जैसी कोई चीज नहीं है अभी तक, ना ही हमें ऑफर की गई है, हालांकि पिछले एयर शो में यहाँ पे आए थे लोग। तो हाउ डू यू थिंक वी इन इंडिया विल बी अफेक्टेड एंड कैन काउंटर इट? एंड यू नो अबाउट दीज एयरक्राफ्ट मोर देन मी, सो आई मीन द फील्ड इज ऑल योर्स। ये बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये J-35 का जो इशू है, एक्चुअली ये इस समय सिंपल, मैं आपको पहली चीज बताता हूँ, मैंने उस दिन आई थिंक राहुल के साथ भी कवर किया था जी। ये A-कार्ड जो है ये भी ट्रायल A-कार्ड, ठीक है। पहली अभी इसका देखिए, कोई भी A-कार्ड जब आप नया बनाते हैं, नया सिस्टम है,
और ये F-35 की कॉपी है, स्ट्रेट अवे, देयर इज नो डाउट, उसकी कॉपी करके बनाया गया है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो उनके लिए मुश्किल है, जो J-35 की कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन लगाएगी, वो है उसके इंजन। क्योंकि जो एक, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मली जो इंजन जो रशिया से चाइना को मिले हैं, जो उन्होंने उसमें को डेवलप किए हैं, उनकी जो थ्रस्ट है वो 70 किलो न्यूटन से लेके अबाउट 90 किलो न्यूटन तक। और जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है F-35 जो मेन है, उसकी 105 किलो न्यूटन है। और ये जो गैप है, ये गैप इस J-35 को वापस उसी स्टेज में लगाते हैं जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट है। तो नाम तो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, लेकिन वो केपेबल नहीं है। तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, जिसके अब जो चाइना देखिए क्या कर रहा है, मेन मैं हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं चाइना को अपने जो ट्रायल के लिए कोई एक ऐसा, जैसे बोल सकते हैं स्केप गोट चाहिए कि जिसके थ्रू वो कर सके, क्योंकि इसके बड़े सारे इश्यूज आएंगे। इसकी जब हाइट पे आप ट्रायल करेंगे या इसके मैक्स टर्न ट्रायल करेंगे तो बड़े सारे क्रैशेस, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस। तो ये अपने जो डेवलप है उसका ट्रायल के लिए एक पाकिस्तान को स्टूज बना लिया गया, और पाकिस्तान इसमें जानते बूझते हुए इसमें जा रहा है। ये मुझे बड़ी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान में बड़े पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं, उनकी जो एविएशन है, पायलट्स हैं, वो किस कारण से ये ऐसा हो रहा है ये मैं इस समय उसके ऊपर इंडिकेट नहीं करता। पर ये जो F-35 जो J-35 दिए जा रहे हैं, ये सब ट्रायल वर्जन, और हमारा जो ऑलरेडी हमारा जो डेवलप हो रहा है हमका जो है, इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि यूएस के साथ हमारा जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। और हम जो है जो जनरल इलेक्ट्रिक है उनसे इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 80% ऑलरेडी करार हो गया। जैसे ही ये ट्रंप आएंगे तो शायद ये 100% ट्रांसफर हो जाए। दूसरा, हमने फ्रांस के साथ, साफरान के साथ करा है, तो दोनों के जो इंजन हैं वो दोनों 105 किलो न्यूटन से ऊपर है, 110 किलो न्यूटन। वो हमारे 5th जनरेशन के लिए, जो हमारा 5th जनरेशन का है वो ऑलमोस्ट तैयार है एक्सेप्ट इंजन। तो ये जो कंपैटिबिलिटी है, हम आने वाले 3 से 4 साल में हमारे पास ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, और ट्रंप आना हमारे लिए बहुत अच्छी इंडिकेशन है। चाइना, जो पाकिस्तान का जो जिसकी हम बात करें J-35, वो भी ट्रायल वर्जन है, उसके कितने सक्सेसफुल होगा क्या होगा अभी किसी को नहीं पता, तो वो आने वाला समय आएगा। तो ट्रायल वर्जन एयरक्राफ्ट को हमें कोई बॉदर नहीं करता, क्योंकि वो वॉर में एम्प्लॉय ही नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ी है। Since now before you leave, because I this is another question that is coming to my mind is, फिर आप हमको ये भी थोड़ी सी लाइट डाल दीजिए कि जो Su-57 की बात की जा रही है रशिया की तरफ से, उसका क्या स्टेटस है? नहीं, Su-57 का अभी हमारा उनके साथ कोई फाइनल एग्रीमेंट हुआ नहीं है। ट्रायल राजनाथ जी अभी गए थे, राजनाथ सिंह जी अभी गए थे, इसके ऊपर पूरी बातचीत हुई है, एंड रशिया ने इसको कोर डेवलपमेंट के लिए ही बोला है। हमें उसको फंडिंग करनी पड़ी, जो पहले भी हमारा था इशू था, इट विल नॉट बी स्टेट में प्रोक्योर्ड। तो रशिया चाहता है कि हम कोर डेवलप करें। उसका रीजन वो है, उसका मेन रीजन है कि इस समय वो अंडर सैंक्शंस है। तो उसको जो उसके लिए हमें एक पार्टनर बनना पड़ेगा, जेवी करना पड़ेगा। उस जेवी के लिए बातचीत चल रही है। हो जाते तो Su-57 हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे, हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि Su-57 ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुका है, उसके टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन हमें एक कोर डेवलपमेंट पार्टनर बनना पड़ेगा, तभी हम उनसे ले पाएंगे। ये उसका स्टेटस है। क्या हमारे लिए ये एक बेनिफिशियल डील उस तरह से नहीं है, लुकिंग एट द एक्सपीरियंस ऑफ ब्रह्मोस, जिसको इनफैक्ट कल मेरी बात हो रही थी माइकल कोगलमान से अर्ली मॉर्निंग में, तो ही वाज गेटिंग एक्साइटेड बिकॉज जब मैंने उनको पिन पॉइंट किया था फिलीपींस वाला केस जहां हमने ब्रह्मोस बेचे हैं, तो ही वाज वेरी हैप्पी कि नहीं ये तो अच्छी बात है। एंड देन यस्टरडे ही कॉल्ड मी अप जस्ट टू से कि आई एम सो हैप्पी टू नोट दे आर नाउ गोइंग, ब्रह्मोस इज नाउ गोइंग टू वियतनाम। Absolutely. So now we are very happy. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो यही वाला मामला है, it's useful for both US interest and Indian interest. Absolutely, बिल्कुल 100%, बिल्कुल ठीक, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सो गेट आउट। तो ये स्टेटस है इन दोनों एयरक्राफ्ट्स का प्रेजेंटली, और हम अभी नाउ ये डिसीजन जो है, जैसे जैसे ट्रंप के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की एग्रीमेंट होंगे, उसके ऊपर डिपेंड करके हम कौन से एयरक्राफ्ट को फाइनली लेंगे। हम Su-57 लेंगे या हम अपना आमका उनके इंजन यूएस इंजन के साथ डेवलप करेंगे।
दोनों में से कौन सी चॉइस फॉलोअर दैट टाइम विल ओनली टेल. आई कांट प्रेडिक्ट दैट, पर हमारे लिए दोनों ऑप्शन होगा. दैट्स ये. वंडरफुल. ओके सर, मैं विद इंटरेस्ट टू टाइम, आपको जाना है तो हम आपके समय के लिए बहुत बहुत थैंक यू. और आपने जो चीजें बताई वो एक बड़ी अच्छी नॉलेजेबल और इंसाइटफुल चीजें थी जो कि हमेशा रहती है. सो आज आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. एंड महेश जी, आपके करके इंटरव्यू बहुत मजा आया, बड़ा अच्छा लगा. थैंक यू सो मच राहुल. नाइस, बहुत अच्छी आपने डिबेट कंडक्ट करी है. थैंक यू सो मच. आगे मैं चाहता हूँ और भी ऐसी चीजों में हम पार्टिसिपेट करें. थैंक यू सो मच.